नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 जो है उसमें है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 2 में जो चर्चा की गई है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, और राज्यों के नामों और सीमाओं में जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि अगर भारत लाहौर का अधिग्रहण करता पाकिस्तान पे आक्रमण करके, तो ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा? 2। लेकिन अगर हमारे ही किसी राज्य का नाम बदल दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया जाता, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो राज्य बने और उसके बाद बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तो इसका सीधा मतलब है कि ये विशेष बहुमत वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन माना जाएगा, जो अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होते हैं। यानी कि राज्यों के निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने वाला और नए राज्यों का प्रवेश करने वाला जो संविधान संशोधन है वो साधारण बहुमत वाला संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों का असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करेंगे। यानी कि कोई भी कानून उस मात्रा तक ही कानून रहेगा जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वो कानून फिर कानून नहीं रहेगा। जबकि सच्चाई ये भी है कि अगर कोई भी कानून एक तरह से संविधान का ही उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून कानून नहीं रहता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कोर्ट थी वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जो संसद थी वो न्यायिक नियुक्त आयोग विधेयक लेकर के आई थी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था जो पहले से चल रही थी, कॉलेजियम व्यवस्था, उसकी जगह पर ये व्यवस्था लेकर आएगी। और इस व्यवस्था के तहत ये इंश्योर किया गया कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व थी, या हम यूँ कहें कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप था। और बाद में आप जानते हो कि हमारा जो अनुच्छेद संविधान का 50 है उसमें न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया, यानी कि न्यायपालिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी, दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि नेता लोगों के साथ में जो जज लोग हैं वो आपस में नहीं बैठेंगे, ना। मैं आपको याद रखने के लिए इस बात को मेंशन कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुच्छेद 50 का वहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके तहत फिर बाद में न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के तहत अनुच्छेद जो संविधान का 99वां संविधान संशोधन था उसके तहत न्यायिक नियुक्त आयोग विधेयक को रद्द कर दिया, और जो पहले से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसको बहाल किया गया। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जहाँ तक वो किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़र में सभी समान हैं। अनुच्छेद 16 कहती है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि कोई भी अगर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, तो सरकार कुछ भी प्लान करती है तो उसमें सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए आपको देखने को भी मिलता है, सरकार अगर दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल खोल रही है, वहाँ पर हेल्थ की सुविधाएं दे रही है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंश्योर कर रही है कि वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और आपको अगर जनरल इस चीज़ को देखना चाहें कि बहुत सारे, जैसे अभी आप देख रहे थे कि टेली कम्युनिकेशन कंपनियाँ थी, मैं देख रहा था एयरसेल, एयरटेल, तो खैर ठीक है, एयरसेल, टाटा इंडिकॉम, तो इनके जो नेटवर्क होते थे शहर में आपको मिल जाते थे, और जैसे ही आप बाहर जाते थे इनके नेटवर्क नहीं मिलते, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपना जाल तो वहाँ बिछा सकती हैं जहाँ उनको बेनिफिट हो, है ना। उनकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, उनको लाभ देखना है। जैसे कि आप जानते हो कि शहरों में आपको बहुत बड़े बड़े स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जाकर के कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, बड़ा स्कूल नहीं बनाता प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उसे इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार कहती है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अगर वो कुछ भी प्लान कर रही तो उसमें सबको समान रूप से सम्मिलित किया जाएगा, सबकी सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार ही कहती है, अनुच्छेद 16 सरकार को इसके लिए बाध्य करता है, और इस वजह से सरकार इस तरह की चीज़ें कर रही है। तो अनुच्छेद 16 का मतलब है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले एक वैकेंसी आई थी, मैं देख रहा था कि उसमें एक वर्ग विशेष के लिए सीट नहीं थी, और बाद में उस बात को कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें ओबीसी वर्ग के लिए सीट नहीं है, और बाद में सरकार को अपनी उस वैकेंसी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 में
आपकी उल्लिखित है और उसको लागू करना कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यपालिका है उसकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत करता है, टचेबिलिटी का अंत करता है, यानी कि किसी को अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके लिए बाद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी, कानून भी बनाया गया। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण करती है। तो इसमें कुछ 6 तरह की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। इसमें अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और आजीविका। तो अभिव्यक्त की आज़ादी है, तो अभिव्यक्त सम्मेलन कहीं आप बना सकते हैं, संघ बना सकते, यूनियन बना सकते, संचरण कर सकते, निवास की आजीविका और आजीविका, यानी कि आप कोई भी रोजगार, धंधा, व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं थी। हालांकि संपत्ति को रखने की भी एक आज़ादी थी, लेकिन बाद में इसे मूल अधिकारों से हटा करके हमारे भाग 12 में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। तो यानी कि अब इस समय जो हमारी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं वो 6 तरह की। अभिव्यक्ति, आप बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा फैक्ट, अनुच्छेद 19 का ही सम्मेलन, तो आप कहीं भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन कोई सम्मेलन कर रहा है, तो यानी कि एक स्वतंत्रता आपको दी जाती है, तो उसके साथ एक प्रतिबंध भी है ना। कोई भी काम आप ऐसा नहीं करेंगे जो देशद्रोह वाला होगा ना, गैर कानूनी काम आप इस तरह से नहीं करेंगे। तो सम्मेलन, संघ बनाने की देखिए आप यूनियन बना सकते हैं, और ये बहुत बड़ा पावर है कि यूनियन बनाकर आप अपनी बात अगर किसी से कहते हैं, करवाते हैं, तो एक बहुत आसानी होती है। तो यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भी इसी में है ना। तो अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ और संचरण कहीं भी आप आ जा सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता है, और आप कोई अपना धंधा व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको संविधान का अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद जो आपका 21 है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है ना। तो इसमें आप का जो प्रोटेक्शन किया गया लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए यहाँ को जीवन को बहुत विस्तार से देखा गया है ना। अगर आप अपने हिसाब से जी रहे हैं और उस जीवन में कोई आपके साथ समस्या पैदा कर रहा है, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। अगर आप सो रहे हैं और कोई बहुत तेज़ी से अपना रेडियो ऑन कर रहा है, बजा रहा है, तो इसका मतलब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके घर के आसपास कहीं कूड़ा जमा है और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको परेशानी है, बीमारी बढ़ गई, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। प्राण, है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और कई बार कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन जो रिट याचिका के माध्यम से कोई याचिका दायर करता है, नहीं तो कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के अनुच्छेद 21 की सुरक्षा करती है। अनुच्छेद 21 का इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, देखिए इसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। और इस शिक्षा का अधिकार जो था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। हालांकि आपको याद रखना है कि शिक्षा जो हमारा मूल अधिकार बना है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन जो RTE आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ये 2009 में हुआ, 9 में आया है। और RTE जो एक्ट है लागू हुआ है 2010 में, है ना। देखिए कोई कानून कैसे आता है, संसद से आपका बिल पास होता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं वो कानून बन जाता है। अब वो लागू कब से होगा, है ना, तो या तो वो उसी दिन से लागू हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे बिल ऐसे होते हैं जिसमें लिखित होता है कि इस दिन से लागू हुआ, किसी विशेष दिन से लागू हो सकता है। तो RTE हमारे 2009 में कानून बना, लेकिन लागू 2010 से। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको पूरी तरह से दी गई है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको शिक्षा और प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार यहाँ पर दिए गए। अनुच्छेद जो हमारा 31 गा है, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की बात यहाँ पर की गई। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, तो इसमें 5 तरह की जो रिट हैं वो जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। और हमारे जो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा। हालांकि अनुच्छेद जो हमारा जो प्रियम्बल है उसको कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 32 को मूल आत्मा कहा, ये आपको याद है।